की 102 वंदे भारत ट्रेनें। पीएम मोदी ने भारत मंडपों में जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन कार्यक्रम को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, फैसले जितनी जल्दी आएंगे भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा। पतंजलि के मंजन में नॉन-वेज मटेरियल होने का दावा। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई, कोर्ट ने रामदेव से जवाब मांगा। केदारनाथ से लिफ्ट किया जा रहा हेलीकॉप्टर गिराना पड़ा, रिपेयरिंग के लिए ले जा रहे थे, हवा में बैलेंस बिगड़ा तो पायलट ने किया सुरक्षित जगह ड्रॉप। मेरठ से शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन में हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ता पर ट्रेन में लड़की से बदसलूकी का आरोप, सुरक्षा गार्ड्स ने बमुश्किल मामले को संभाला। और आदमखोर भेड़िया के बाद अब दिखा बाघ, लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत, वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। स्पोर्ट्स इंडिया फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय स्पोर्ट्स इंडिया एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें खिलाड़ियों और खेल से संबंधित सामानों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। यूपी समेत कई राज्यों के खेल मंत्रियों ने भी इसमें प्रतिभाग किया है। हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने स्पोर्ट्स इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष स्वदेश कुमार से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास बातचीत हुई। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक्सपो 2024 3 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन सुदेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सुदेश जी, बताइए कि इंडिया एक्सपो 2024 दिल्ली के प्रगति मैदान पर चल रहा है, क्या लक्ष्य है, किस तरह से लेकर बढ़ावा देने का? स्पोर्ट इंडिया एग्जीबिशन ये हमारा 12th एडिशन है। तो बेसिकली स्पोर्ट बोर्ड्स एंड फिटनेस इक्विपमेंट है, उनको प्रमोट करने के लिए ये एग्जीबिशन है। ये प्लेटफॉर्म हम लोग पिछले 12 सालों से कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस एग्जीबिशन को, और इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया नेशनल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। करीब 150 से ज़्यादा एग्जीबिशन इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपने स्पोर्ट बोर्ड्स, फिटनेस इक्विपमेंट, स्पोर्ट फ्लोरिंग, वो सब का यहाँ डिस्प्ले है। और नेशनल और इंटरनेशनल करीब 25,000 बायर्स और विजिटर्स ने इसमें शिरकत की है इस एग्जीबिशन में। और हमने इससे हमारे जो स्पोर्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक्सपोर्ट बढ़ाने में भी उनको हेल्प कर सकते हैं। हमारे साथ थे इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के चेयरमैन सुदेश कुमार, जिनका कहना था कि खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए कई तरह की सरकारों को वे साथ लाए हैं, स्पॉन्सर भी साथ लाए हैं। उनके लिए खिलाड़ी जो सामान का इस्तेमाल करते हैं उसके स्टॉल भी यहाँ पर लगाएंगे ताकि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दें। क्या नाम है? मेघराज के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज इंडिया। अब हरियाणा से अहम खबर की हम बात करेंगे। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों में बदलाव किया। अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा चुनाव से जुड़ी अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने ये बड़ा ऐलान किया, विधानसभा चुनाव की तारीख में अब बदलाव किया है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी अहम खबर। तो 8 अक्टूबर को अब रिजल्ट घोषित होंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह अहम फैसला लिया है, ये बड़ा ऐलान किया है। तारीखों का बदलाव किया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों में हरियाणा में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो हरियाणा चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। आठ अक्टूबर को रिजल्ट घोषित होगा, जबकि अब 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां सीएम का लापरवाही और भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से चाबुक चला है। 28 चकबंदी अधिकारियों पर सीएम ने कार्रवाई की है। सीएम के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। चकबंदी संबंधित मामले के निपटारे में लापरवाही भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा ये अहम कार्रवाई की गई है। लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है।
8 मंडलों के अधिकारियों को निलंबित किया गया है। निलंबन पद से हटाने और जवाब तलब के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी उप संचालक, चकबंदी पर एक्शन लिया गया है। सहायक चकबंदीकर्ता पर भी एक्शन लिया गया है। सीएम के निर्देश पर चकबंदी लेखपाल पर यह एक्शन लिया गया है। सेवाकाल के दौरान अनियमितता पर पेंशन में कटौती भी की जाएगी। सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी की पेंशन में भी कटौती होगी। तो 20% की कटौती का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे 20% कटौती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। भ्रष्टाचार पर बड़ा चाबुक मुख्यमंत्री के द्वारा चला गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर, जहां फंदे में लटकता मिला था नवविवाहिता का शव। बीते दिन संदिग्ध अवस्था में फंदे पर मिला था शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था। इस दौरान जांच पड़ताल करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम के बाद ससुराली जनों ने हत्या का आरोप लगाया। इस दौरान हाईवे पर शव रखकर उत्तरीपुरा हाईवे को जाम किया गया। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद परिवारजनों के ससुराली जनों के द्वारा यह हंगामा किया गया था। इस दौरान सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। परिजनों को समझाने पहुंचे थे बिल्हौर विधायक राहुल सोनकर। तो राहुल सोनकर जो बिल्हौर विधायक हैं वो समझाने पहुंचे। पुलिस के अधिकारी भी परिजनों को समझाने में जुटे नजर आए। इस दौरान विधायक के समझाने के बाद परिजनों ने शव को हटाया है। पुलिस प्रशासन हाईवे पर जाम खुलवाने में जुटा हुआ है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राघन गांव का यह पूरा मामला है। विधायक के समझाने के बाद ससुराली जनों ने शव को हाईवे से हटा लिया है, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन हाईवे को खुलवाने में जुटा हुआ है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन था। इस दौरान 4 शातिर अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कलेक्टरगंज, किदवई नगर परीक्षा केंद्रों से गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस की सक्रियता के चलते शातिर गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा के दौरान आला अधिकारी करते रहे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन था। इस दौरान शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 शातिर अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कलेक्टरगंज, किदवई नगर परीक्षा केंद्रों से ये अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस द्वारा 31 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित 4 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव ओडिसी इंटरनेशनल 2024 आज सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में प्रारंभ हो गया। इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में नेपाल, श्रीलंका एवं देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे 500 से अधिक छात्र विभिन्न रोचक प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का आलोक बिखेर रहे हैं। ये सभी प्रतिभागी छात्र व टीम लीडर आज यहाँ सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मिले और इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पर दिल खोलकर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर देश विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों व टीम लीडरों का हार्दिक स्वागत करते हुए सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि सामाजिक विकास में साहित्य व संस्कृति का अहम योगदान है। इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का मूल उद्देश्य यही है कि भावी पीढ़ी विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृति से रूबरू हो, उसमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति परिलक्षित हो। उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजी भाषा आज ग्लोबल भाषा बन गई है। ऐसे में यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव देश विदेश के प्रतिभागी छात्रों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी निपुणता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रोफेसर किंगडन ने जोर देते हुए कहा कि प्रतिभागी छात्रों के साथ ही अन्य छात्र भी इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के माध्यम से विचारों के स्तर पर समृद्ध होंगे और एकता व शांति से परिपूर्ण समाज के नव निर्माण में सहायक होंगे। एक 4 दिवसीय इवेंट है, बच्चों का ओलंपियाड है, जिसमें साहित्य के बारे में बच्चों को
इंटरेस्ट करना, साहित्य में उनकी रुचि को विकसित करना और साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति और इतने अच्छे तरीके से कैसे की जा सकती हैं। और साहित्य से जुड़े हुए जो और आर्ट्स होते हैं, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ड्रामा है, माइम है, डिबेटिंग है, कोलाज मेकिंग है, स्कल्पचर है, पोएट्री है, ड्रामा है और हर तरीके की जैसे मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको कह सकते हैं वो हैं, जिससे कि जो साहित्य में जो लिखा है उसको एक प्रैक्टिकल रूप में दर्शाना, जिससे कि उसमें जो भाव है साहित्य में उसको बहुत अच्छे से लोग समझें, बच्चे समझें और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है जो लिटरेचर में लिखा है उसकी बढ़े। तो इस महोत्सव का जो एक बहुत बड़ा दूसरा उद्देश्य है, एक तो यह है कि साहित्य के बारे में बच्चों की रुचि को बढ़ाना, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, उसके साथ साथ संगीत को भी जोड़ना। इसके अलावा इस समारोह का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि बच्चों में एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण को विकसित करना। यहाँ पर हमारे 5 देशों से प्रतिनिधि आए हैं और वो यहाँ पर 4 दिन तक साथ में रहेंगे और बहुत सारे फिक्सचर्स हैं इसमें जिन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को जो है वो साहित्य में रुचि उन्हें विकसित करने का प्रयास किया जाए। कौन से 5 देश से हैं? हाँ, ये है USA, UK, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, ये हैं और भारत के बच्चे अगर अतिथि के रूप में कौन शामिल? मुख्य अतिथि के रूप में आज मनोज कुमार सिंह जी, हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो बहुत कृपा करके आज इस समारोह का उद्घाटन करने आ रहे हैं आज शाम को 6 बजे। अब रुक करेंगे अगली हम खबर का। फर्रुखाबाद के अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व सुभाष चंद्र प्रजापति के कुशल निर्देशन में जनपद के सभी मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप औषधियों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग निरंतर अपने स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। इसी क्रम में आज फर्रुखाबाद के औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे एवं आबकारी निरीक्षक गौरव सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ मेडिकल स्टोर्स पर औषधियों की मानकों के अनुरूप पर्याप्त उपलब्धता एवं गुणवत्ता तथा कोडीन युक्त सिरप व अन्य नशीली दवाइयों के दुरुपयोग रोकने के क्रम में याकूतगंज स्थित प्रदीप मेडिकल स्टोर, उत्कर्ष मेडिकल स्टोर, प्रकाश मेडिकल स्टोर व मरियम मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा क्रय अभिलेख जारी नहीं किया जा रहा था एवं साफ सफाई की व्यवस्था उचित नहीं पाई गई। औषध निरीक्षक रजत कुमार पांडे द्वारा सभी मेडिकल स्टोर से 10-15 प्रकार की दवाइयों के क्रय विक्रय अभिलेख मांगे जाने पर विक्रय अभिलेख प्रस्तुत न करने पर सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी देते हुए विक्रय अभिलेख अवश्य रूप से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं एवं कमियों के निराकरण हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा छापेमारी के बारे में वार्ता करने पर औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी भी मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा मरीज के परिजनों को बिक्री की गई औषधियों के विक्रय अभिलेख जारी नहीं किए जा रहे थे। निरीक्षण के दौरान किसी भी मेडिकल स्टोर पर नस्ली दवाओं का भंडारण नहीं पाया गया। सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी मरीज को बिना डॉक्टर की पर्ची के नार्कोटिक्स श्रेणी की दवाओं का विक्रय नहीं करेगा। वह मरीज एवं उनके परिजनों द्वारा क्रय की गई औषधि का बीजक आवश्यक रूप से दें। विक्रय अभिलेख जारी न करना औषधि एवं प्रसाधन संबंधी अधिनियम 1940 के नियमों का उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत लाइसेंस का निरस्तीकरण भी किया जा सकता है। अगली खबर में फर्रुखाबाद से जहां जनपद के कस्बा कायमगंज स्थित मंगलम गेस्ट हाउस में अपना दल पार्टी द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार अनुप्रिया पटेल, कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, डॉक्टर अजीत गंगवार, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रेखा वर्मा, राष्ट्रीय सचिव विनोद गंगवार, गिरजेश पटेल व जिलाध्यक्ष राहुल गंगवार द्वारा महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार व उनके पति प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर अजीत गंगवार द्वारा मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को चांदी का मुकुट व पगड़ी पहनाकर तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सम्मान करने वालों की एक होड़ सी लग गई। उद्योग व्यापार मंडल लोकेश अग्रवाल गुट के पदाधिकारियों, अपना दल की जिला कमेटी, जिला महिला टीम के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को
बड़ी माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर विधायक एवं प्रतिनिधि शिल्पी गंगवार द्वारा पगड़ी पहनाकर व तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। जनपद सीमा में प्रवेश से लेकर मंच तक पार्टी के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार सहित उत्साहित पदाधिकारियों द्वारा अभूतपूर्व स्वागत व सम्मान से मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल काफी गदगद दिखाई दी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सिटी मोंटेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम कैंपस द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव ओडिसी इंटरनेशनल 2024 का भव्य उद्घाटन आज सायं रंगारंग शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस अनूठे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा कि अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुकी है और ये भाषा हमें एक नई विश्व संस्कृति की ओर ले जा रही है। आज के बदलते परिवेश में हमें अपनी मातृभाषा हिंदी के साथ साथ बच्चों को अंग्रेजी साहित्य का भी ज्ञान कराना आवश्यक है। विदित हो कि ओडिसी इंटरनेशनल 2024 का आयोजन 31 अगस्त से 3 सितंबर तक सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, नेपाल, श्रीलंका एवं देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे लगभग 500 छात्र व विषय विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह में जहां एक ओर सीएमएस छात्रों ने भारतीय लोक गीतों का आलोक बिखेरते हुए शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समा बांधकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न देशों से पधारे प्रतिभागी छात्रों ने आत्मीयतापूर्ण माहौल में एक अलग अंदाज में अपना परिचय प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। इस अवसर पर देश विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों व टीम लीडरों का हार्दिक स्वागत करते हुए सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता किंगडन ने कहा कि सीएमएस अपनी स्थापना के समय से ही विश्व एकता एवं विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध है और ये महोत्सव भी इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के माध्यम से युवा पीढ़ी विचारों के स्तर पर और समृद्ध होगी तथा एकता एवं शांति से परिपूर्ण समाज के नवनिर्माण में महती भूमिका निभाएगी। ओडिसी इंटरनेशनल 2024 के संयोजिका एवं सीएमएस राजाजीपुरम प्रथम कैंपस के वरिष्ठ प्रधानाचार्य श्रीमती निशा पांडे ने कहा कि ओडिसी एक खोज है, एक यात्रा है जिसके द्वारा हम छात्रों में छिपी प्रतिभा को खोजकर बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने 35 गांव में खौफ का माहौल बना दिया है। यहाँ रात भर जाकर लोग अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की ओर से लोगों को सुरक्षित रहने के बारे में लगातार बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी मदद मिली है विधायक की तरफ से, लेकिन बच्चा नहीं ले सकता। ये क्या लिखा रहा है? ये सिद्धू हैं जो भेड़िए के हमले का शिकार हुए अपने 8 साल के बेटे किशन को खोने का गम नहीं भुला पा रहे हैं। किशन का परिवार उन 8 परिवारों में से एक है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों के हमलों में अपनों को खोया है। हैरान परेशान कोलाइला गांव के लोग भेड़ियों के भयानक हमलों को याद कर सिहर जाते हैं। हम घर के अंदर रहना और हमारे मेहरुआ यह थी जहाँ आप खड़े हो, इतनी रहे और एक बिटिया है कन्या में इनके ये से तो उका पकड़ा रहे रहा है, उका नाई पूछे और यह पर पगलिया का हुआ घर में घुसेगा। हाँ, अभी हमारा 35-36 साल के उम्र है हमारे, लेकिन हम यू हादसा कभू हमने सामने नाई भा तो हमका आती आइडिया ना रहा। अंदर से बाहर निकला है तब जान मिला है, तब सब कोई साथन भागे, तब सब कोई रहा साथन, लेकिन उमा जान ना मिला कि किधर गवा। तक के बाद में है जब जान मिला तब पूरा गन्ना सब कोई ढूंढ डारी से, लेकिन कहूँ ना मिला। पछलारा 5 बजे इधर गन्नन में मिला बच्चा, वो
बहराइच के ही दीवानपुरवा गांव में 7 साल के अयांश को घर में सोते वक्त एक भेड़िया गन्ने के खेत में खींच ले गया था। परिवार के सदस्य अब तक अपने बच्चे को खोने और हादसे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। 2 बजे के बाद वो आया है, 10-15 मिनट के बाद वो आया है। किसी को पता नहीं चला है कि कितनी देर में आया, कितनी देर में लेके चला गया है। फिर 5 मिनट के बाद इनके माँ को पता चला, इसको दूध पिलाने लगे, उसको देखा वो नहीं। फिर मेरे को आवाज़ दिया, पिताजी का मैं जगाया, फिर मालूम सबको दे। फिर पिताजी मेरे निशान देखे तो पता लगा भेड़िया लेके गया। फिर पूरे मोहल्ले को, गांव को, सबको बताया, सब हेरने निकले। टीम आई पूरी हेरने के लिए, वन विभाग के आए सब हेरने के लिए। तो हेरते 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 सुबह हो गई, 5 बजे बॉडी मिली थी। जाली लाग रहा है तब वो मुड़ पकड़ के नीचे से तन को स्वागत रहा है। मेरे आया तन को चिल्लाए ना दीन ना है। मेरे भैया के अत्ती अंगुरी मशीन में कटी रहे, मार छटपट करत रहे और पूरा हाथ गोड़ खाई ली। तो माँ भैया कतना राहत हुई, हाई कोई माँ बचावे नहीं पहुँच पई। कुछ भनक ना लागे है। हमरे पापा खटिया भरी रहा, दद्दू हमरे उत्ती भरी रहा, वही साइड से लिए चला गया, कोई पता ना चला। हालांकि जिला प्रशासन, वन विभाग और कई दूसरे विभाग भेड़ियों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। हालांकि गांव वाले भी भेड़ियों के हमलों से सुरक्षित रहने के इंतजाम कर रहे हैं। भेड़ियों को भगाने और किसी भेड़िए के दिखाई देने पर गांव वालों को सावधान करने के लिए रात के वक्त लाठी डंडों के साथ रखवाली की जा रही है। हाँ, बहुत है सख्त। और आसना साहब की कोई दिन ना आवत हो, हर रात को आता है। ऐसा ना है कि कोई दिन नहीं आता हो। एक है नहीं, 4-6 हैं। रात भर सोए नहीं मिलत है। हाँ, वो सरे पर सुहावा जात है। 2 आदमी जागत हैं तो 2 आदमी सुहावत हैं। ऐसे इस तरीके से रात काटी जात है। लाठी डंडा पटका रात भर हल्ला दंगा की जात है। फिर भी इके पहले आज परसों 3 चक्कर गांव में का घुसा है और सब कोई लाठी लेकर खरीदे हैं। कोई नहीं पूछने वाला है, बस आते हैं और किधर गवा कह के वापस लौट जाते हैं। जब आया है उड़ाइन है और कैमरा उड़ाइन है, कहीं इसमें नहीं है। और देखो 1000 आदमी, 3 गांव के 4 गांव के आदमी आए हैं, 5 गांव के, और गन्ना में पेल गए हैं, नाली गए हैं, तब निकला है। तब दक्षिण साइड भाग है, बरूही के खरीदिन है तो गन्ना चला हुआ है। तो क्या करें, अपने बच्चन देखी कि जानवर देखी कि क्या करी। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। इसी के तहत वन विभाग ने गुरुवार को एक नर भेड़िए को पकड़ लिया। सर्च टीमों ने भेड़ियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात किए हैं। साथ ही डेटा का इस्तेमाल उन जगहों पर जाल बिछाने के लिए किया जा रहा है जहां उन्हें पकड़ा जा सकता है। वन अधिकारियों के मुताबिक भेड़ियों की संख्या 6 है। इनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है, जबकि 1 की मौत हो चुकी है। जो है 2 भेड़िया भी और बचे हैं, क्योंकि 6 भेड़िए लोकेट हुए थे जी, उसमें से चौथा आज पकड़ा गया है। अभी 2 बचे हैं, तो अभी इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे कोई घटना न हो, किसी प्रकार के बाकी पकड़ लिया जाए, कुछ भी करना पड़े। इसलिए इतनी रात को, इतनी शाम को हम लोग लगे हैं यहाँ। बहराइच जिले की महसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने खतरे की जद में आए गांवों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए की मदद का वादा किया। हाँ, जहाँ पे दरवाजे नहीं रहे हैं, वहाँ जो गन्ने के खेत के किनारे मकान हैं वो संवेदनशील हैं, वहाँ हम दरवाजे भी दे रहे हैं, वहाँ हम लाइट भी लगवा रहे हैं। वहाँ हम किसी के यहाँ लैट्रिन नहीं है तो उसके लिए भी 48 लाख रुपया रिलीज किया गया है, उनके यहाँ लैट्रिन भी बनवाने का काम करेंगे। और सब स्टेशन की क्षमता हमारी 10 MVA की थी, उसको भी बढ़वा करके 15 MVA करा दिया गया है, जिससे बिजली न जाने पावे, लोगों को असुविधा न होने पावे। जितने प्रयास हो सकते हैं उतने प्रयास किए जा रहे हैं और जो लोगों मृतक हैं उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा भी तत्काल दिया जा रहा है। हालांकि गांव वाले डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वे उम्मीद लगाए हैं कि बाकी भेड़िए भी जल्द ही पकड़े जाएंगे और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सकेगी।